एक पल के लिए एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करते हैं। एक पिता है जो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अचानक एक दिन वो कुल्हाड़ी उठाता है और अपने ही बेटे की जान ले लेता है। बाप रे, तो बहुत ही डार्क है ना? पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट उसे सजा देने के बजाय पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर देती है। वेट, सीरियसली बरी कर देती है? बिल्कुल। अब सुनने में ये न्याय व्यवस्था का कोई बहुत बड़ा मजाक लगता है। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया हो। किसी को भी यही लगेगा, एक मर्डर हुआ है और कोई सजा नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम क्रिमिनल लॉ के उस डार्क, कंफ्यूजिंग और सबसे दिलचस्प हिस्से में उतरने वाले हैं, जहां एक मर्डर हमेशा मर्डर नहीं होता। राइट, जहां एक जुर्म कानून की नजरों में जुर्म नहीं कहलाता। बिल्कुल। और जो लीगल नोट्स, ऐतिहासिक केस स्टडीज और हाल ही में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के चैप्टर 3 के जो ड्राफ्ट्स आज हमारे पास मौजूद है, उन सब में एक बहुत ही साफ पैटर्न है। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन इन्हीं सोर्सेज का गहराई से विश्लेषण करना है। हम क्रिमिनल लॉ के उस चैप्टर को डिकोड कर रहे हैं जिसे जनरल एक्सेप्शंस कहा जाता है। हाँ, और हमारा पूरा फोकस मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड लॉ पर होगा। मतलब वो कौन से हालात हैं, वो कौन सी बारीक लकीरें हैं जहां अगर कोई अपराध किसी गलतफहमी की वजह से हो जाए तो कानून उसे सजा के दायरे से बाहर कर देता है। चलिए इसे अनपैक करते हैं। हम सब क्रिमिनल लॉ के बेसिक फॉर्मूले को तो जानते ही हैं। राइट, वो एक्टस रिया और मेंस रिया वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। किसी भी क्राइम के लिए सिर्फ एक गलत काम यानी एक्टस रिया का हो जाना ही काफी नहीं है। उसके पीछे एक गिल्टी माइंड या बुरी नीयत, जिसे मेंस रिया कहते हैं, उसका होना बहुत जरूरी है। और जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो ये कि कैसे हमारा नया BNS और पुराना IPC इस मेंस रिया के कॉन्सेप्ट को गुड फेथ नाम के हथियार से पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इसे समझने के लिए एक रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बारिश का मौसम है। अच्छा। एक रेस्टोरेंट के बाहर छातों का स्टैंड रखा है। कोई इंसान वहां से निकलता है और गलती से किसी और का काला छाता अपना समझकर घर ले आता है। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसने किसी और की प्रॉपर्टी बिना पूछे उठाई है। बिल्कुल, काम तो पूरी तरह से चोरी का है। मतलब एक्टस रिया वहां मौजूद है, लेकिन क्या वो व्यक्ति सच में चोर है? कानूनी नजरिए से तो बिल्कुल नहीं। राइट, क्योंकि यहां मेंस रिया यानी चोरी करने की नीयत जीरो थी। उसे सच में पूरे विश्वास के साथ लगा कि वो छाता उसी का है। तो जनरल एक्सेप्शंस इसी साइकोलॉजी पर काम करते हैं। अगर दिमाग में अपराध करने की नीयत नहीं थी और वो काम किसी जायज गलतफहमी की वजह से हुआ है, तो कानून इंसानियत दिखाते हुए उसे सजा नहीं देता। हाँ, लेकिन देखो, क्रिमिनल लॉ इतना सीधा और आसान भी नहीं है। छाते वाले इस छोटे से उदाहरण से कानून के दो सबसे अहम और मशहूर लैटिन सिद्धांतों का रास्ता खुलता है, जो इस पूरी डिबेट की रीढ़ की हड्डियां हैं। राइट, एग्जैक्टली। पहला सिद्धांत है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, जिसका मतलब है तथ्य की गलती माफ है। और दूसरा है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, मतलब कानून की गलती माफ नहीं है। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हाँ, अब ये दोनों मैग्जिम्स देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब इन्हें असल जिंदगी के मामलों में लागू किया जाता है तो एक बहुत ही पेचीदा ग्रे एरिया बन जाता है। तथ्य की गलती का सीधा सा मतलब है कि सिचुएशन के फैक्ट्स को समझने में कोई जेन्युइन गलतफहमी हुई, जैसे वो छाते वाले केस में। राइट। लेकिन कानून की गलती का मतलब है कि कोई व्यक्ति कोर्ट में खड़े होकर ये कहे, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि टैक्स चोरी करना गैर कानूनी है। हाँ, अब ये बात तो कोई भी कह सकता है। हर क्रिमिनल यही बोलेगा। एग्जैक्टली। इसी वजह से कानून ये मानकर चलता है कि हर नागरिक को देश के कानून पता है, जिसे प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज कहते हैं। हाँ, ये एक लीगल फिक्शन है, एक ऐसी कल्पना जो शायद सच नहीं है, लेकिन समाज के सिस्टम को टूटने से बचाने के लिए इसे सच मानना ही पड़ता है। इस पॉइंट को गहराई से समझने के लिए हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही क्लासिक और आंखें खोलने वाली केस स्टडी का जिक्र है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेहर हंस जॉर्ज। ये वो फॉरेन नेशनल वाला केस है ना? हाँ, इस केस को समझे बिना मिस्टेक ऑफ लॉ की सख्ती को नहीं समझा जा सकता। मेहर हंस जॉर्ज एक जर्मन नागरिक था जो एक स्विस एयरलाइंस के प्लेन से जिनेवा से मनीला की तरफ सफर कर रहा था। ओके। और उसके पास भारी मात्रा में करीब 34 किलो सोना था। 24 नवंबर को उसका प्लेन इंडिया में रिफ्यूलिंग के लिए रुका। 34 किलो? बाप रे। हाँ, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिर्फ 16 दिन पहले 8 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था। RBI का नया रूल। बिल्कुल, जिसके तहत इस तरह ट्रांजिट में भी बिना डिक्लेरेशन के सोना लाना गैर कानूनी कर दिया गया था।
जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जॉर्ज ने कोर्ट में दलील दी होगी कि वो एक विदेशी है, हवा में सफर कर रहा था। एग्जैक्टली उसने कहा कि उसे आरबीआई के इस एकदम नए और रातों रात लागू हुए नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब उसकी कोई बुरी नीयत या मेंजरिया नहीं थी। हाँ, और उसकी बात में लॉजिक भी लगता है। लॉजिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? कोर्ट ने मेजॉरिटी जजमेंट में कहा कि नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। वाओ! भले ही वो विदेशी हो, भले ही कानून नया हो, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज़ैट का नियम पूरी सख्ती से लागू होगा। अब किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये बहुत बड़ा अन्याय नहीं है? एक इंसान जिसे सच में नहीं पता था, उसे सजा क्यों? लेकिन इसके पीछे कोर्ट का जो लॉजिक और मैकेनिज्म था, वो बहुत गहरा था। कोर्ट ने कहा कि अगर विदेशी मुद्रा या सोने की स्मगलिंग जैसे गंभीर आर्थिक अपराधों में मुझे कानून नहीं पता था को बचाव मान लिया जाए, तो देश की इकोनॉमी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ स्टेट एक व्यक्ति की नीयत से ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्राथमिकता देता है। इसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं। मतलब काम हो गया तो सजा मिलेगी, नियत चाहे जो भी हो। हाँ, अगर ये धारणा हटा दी गई तो पूरा लीगल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन को हर केस में ये साबित करना पड़ेगा कि मुजरिम ने क्राइम करने से पहले उस कानून को पढ़ा था या नहीं, जो कि प्रैक्टिकली असंभव है। ये एक ऐसा कड़वा घूंट है जो सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पीना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर कानून की अज्ञानता कभी कोई बहाना नहीं हो सकती, तो उस सिचुएशन का क्या होगा जहां कोई इंसान कानून तो जानता है लेकिन हालात को पूरी तरह से गलत पढ़ लेता है? मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑर्डर फॉलो कर रहा है जो पूरी तरह से लीगल लगता है, लेकिन वो किसी गलत इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। यहीं पर हमारी कहानी बीएनएस के सेक्शन 14 की तरफ मुड़ती है, जो पुराने आईपीसी का सेक्शन 76 हुआ करता था। सेक्शन 14 बात करता है लीगल कंपल्शन या कानूनी मजबूरी की। राइट। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई इंसान गुड फेथ में और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण ये मानता है कि वो कोई काम करने के लिए कानून द्वारा बाउंड है, यानी मजबूर या बाध्य है, तो वो क्राइम नहीं है। मतलब इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि इसे लगता है कि उसकी ड्यूटी है वो काम करना। हमारे नोट्स में इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। वो कोर्ट ऑफिसर वाला? हाँ, मान लीजिए कोर्ट ऑफिसर को वाई नाम के इंसान को अरेस्ट करने का ऑर्डर मिलता है। वो ऑफिसर पूरी मेहनत से जांच पड़ताल करता है, लेकिन फिर भी किसी जेन्युइन गलतफहमी की वजह से चेहरे या नाम की सिमिलैरिटी के कारण वो जेड को वाई समझकर अरेस्ट कर लेता है। यानी गलत इंसान को हथकड़ी लगा दी। लेकिन यहां उस ऑफिसर ने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसने कोई कानूनी गलती नहीं की। उसे अरेस्ट करने का अधिकार और ऑर्डर दोनों मिले हुए थे। एग्जैक्टली। उसने जो गलती की वो फैक्ट की गलती थी, पहचान की गलती। और चूंकि उसने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती थी और वो काम गुड फेथ में किया था, इसलिए सेक्शन 14 उसे पूरी सुरक्षा देता है। इसी तरह एक सैनिक जो अपने सीनियर ऑफिसर के लीगल ऑर्डर पर एक बेकाबू भीड़ पर गोली चलाता है, वो कोई मर्डर नहीं कर रहा, वो कानून से बंधा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है, एक ऐसा पेच जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऑर्डर फॉलो करना हमेशा एक पक्का डिफेंस होता है? क्या कोई भी सरकारी कर्मचारी या सैनिक ये कहकर बच सकता है कि मैं तो बस अपने बॉस का हुक्म मान रहा था? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर क्रिमिनल लॉ अपनी असली बारीकियां दिखाता है। सीनियर के आदेश का पालन क्रिमिनल लॉ में कोई एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं है। राइट। इस बात को साबित करने के लिए दो बहुत ही दिलचस्प केसेस का कंट्रास्ट हमारे सामने है। पहला है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह। इस केस में पुलिस ऑफिसर्स ने एक दंगे जैसी खतरनाक स्थिति में अपने डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर पर फायरिंग की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सिचुएशन का एनालिसिस किया और कहा कि चूंकि वो ऑर्डर उस सिचुएशन के हिसाब से लॉफुल था, दंगे को कंट्रोल करने के लिए था, तो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स को पूरी लीगल सुरक्षा मिलेगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा और ज्यादा खतरनाक पहलू एनसी मेहता केस में दिखता है। हाँ, इस केस ने साफ कर दिया कि एक सैनिक या पुलिस वाला कोई रोबोट नहीं है। कानून उम्मीद करता है कि एक सरकारी कर्मचारी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करेगा। अगर सीनियर का ऑर्डर साफ तौर पे इल्लीगल है, मान लीजिए कोई सुपीरियर ऑफिसर किसी निहत्ते बेगुनाह नागरिक को बिना किसी वजह के गोली मारने को कह दे, तो वहां ब्लाइंड ओबीडियंस या आंख मूंदकर आदेश मानने का कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। गैर कानूनी आदेश को मानना और उसे लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। मेक सेंस। सेक्शन 14 सिर्फ तभी ढाल बनता है जब इंसान गुड फेथ में ये विश्वास करे कि वो कानून से बंधा है, न कि किसी के गैर कानूनी सनक से। एग्जैक्टली। अब जो लीगल ड्राफ्ट्स हमारे सामने हैं
उन्हें पढ़कर हम क्रिमिनल लॉ के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो सच कहूं तो किसी हॉरर या सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है। हम बात कर रहे हैं बीएनएस के सेक्शन 17 की, जो पुराना सेक्शन 79 आईपीसी था। हाँ, सेक्शन 14 में इंसान किसी ऑर्डर से बंधा हुआ था, लेकिन सेक्शन 17 जस्टिफाइड बाय लॉ यानी कानून द्वारा जायज होने की बात करता है। इसमें इंसान मजबूर नहीं है, उसे कोई ऑर्डर नहीं मिला है, बल्कि उसे लगता है कि कानून उसे ऐसा करने का हक देता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रास्ते में कोई व्यक्ति देखता है कि एक इंसान दूसरे पर चाकू से हमला कर रहा है। वो तुरंत उस हमलावर को पकड़ने के लिए उस पर पीछे से वार कर देता है ताकि दूसरे की जान बचा सके। क्योंकि कानून हर नागरिक को ये हक देता है कि वो किसी की जान बचाए। राइट। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इंसान जो चाकू पकड़े था वो दरअसल किसी नाटक की रिहर्सल कर रहा था, या फिर वो खुद सेल्फ डिफेंस में किसी से लड़ रहा था। ओह नो, मतलब टेक्निकली उस बीच बचाव करने वाले व्यक्ति ने एक बेगुनाह पर हमला कर दिया। बिल्कुल। लेकिन सेक्शन 17 उसे बचाता है क्योंकि उसने जो कुछ भी देखा उसके आधार पर उसे गुड फेथ में लगा कि वो कानूनन सही काम कर रहा है। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ये कॉन्सेप्ट कितना अजीब और डरावना हो सकता है, ये हमें स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा केस में देखने को मिलता है। हाँ, ये क्रिमिनल लॉ के सबसे चर्चित मामलों में से एक है। राम बहादुर थापा नाम का एक व्यक्ति था। रात का वक्त था और जगह थी एक अबैंडन्ड एरोड्रोम, एक पुरानी वीरान हवाई पट्टी। हाँ। और उस इलाके में एक बहुत गहरा लोकल अंधविश्वास फैला हुआ था कि उस एरोड्रोम पर भूतों और बुरी आत्माओं का साया है जो इंसानों को मार देती हैं। थापा ने रात के घने अंधेरे में कुछ अजीब सी आकृतियां देखी जो उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उसे पक्का यकीन हो गया कि वो भूत हैं। और उसने अपनी खुखरी निकाली और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। दुर्भाग्य से वो भूत नहीं थे, वो उसी एरिया की कुछ औरतें थीं जो वहां से गुजर रही थीं और इस हमले में उनकी जान चली गई। हे भगवान, अब सुनने में ये बहुत भयानक लगता है। एक आम इंसान सोचेगा कि इसे तो तुरंत फांसी होनी चाहिए। पर कोर्ट को इस मामले में भावनाओं से ऊपर उठकर कानून और साइकोलॉजी की नजर से देखना था। कोर्ट ने सिर्फ थापा की बात को यूं ही नहीं मान लिया कि मुझे लगा वो भूत है। राइट। कोर्ट ने इस बात का गहरा एनालिसिस किया कि उस पल में उस इंसान का मेंटल स्टेट क्या था। क्या थापा की नीयत किसी इंसान का कत्ल करने की थी? क्या उसका उन औरतों से कोई पुराना झगड़ा था, कोई मोटिव था? और जवाब था नहीं। कोर्ट ने उस इलाके के लोकल अंधविश्वास, उस रात के घने अंधेरे और थापा के बैकग्राउंड को ध्यान में रखा। कोर्ट ने माना कि थापा का विश्वास, भले ही वो आज के मॉडर्न समाज को बेतुका लगे, उस वक्त उसके लिए पूरी तरह से सच्चा था। उसने गुड फेथ में मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ये काम किया। उसका मेंजरिया इंसानों को मारने का नहीं था, इसलिए कोर्ट ने उसे मर्डर का दोषी नहीं माना। इसी तरह का एक और दिल दहला देने वाला केस है चिरंगी वर्सेस स्टेट, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। वो पिता जिसने अपने बेटे को मार दिया था। हाँ, वो पिता जो अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन उसे एक गंभीर मेडिकल डिल्यूजन की बीमारी हो गई, मानसिक भ्रम। उस भयानक भ्रम की स्थिति में एक दिन उसे अपना ही बेटा एक खतरनाक शेर लगने लगा जो उस पे हमला करने वाला है। अपनी और अपने आसपास के लोगों की जान बचाने के लिए उसने उस शेर पर हमला किया जो असल में उसका बेटा था। ये केस मिस्टेक ऑफ फैक्ट और इंसान की साइकोलॉजी के बीच के बारीक धागे को दिखाता है। इस केस में भी कोई मोटिव नहीं था। मेडिकल एविडेंस ने साबित किया कि वो सच में एक डिल्यूजन का शिकार था। मतलब कोर्ट ये नहीं कह रही थी कि शेर सच में था, बल्कि कोर्ट ये कह रही थी कि उस पिता के दिमाग के अंदर उस पल के लिए वो बच्चा सच में एक शेर बन चुका था। एग्जैक्टली। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, बल्कि इसका उस पल का खौफनाक सच था। उसका एक्ट्रेस रिया मर्डर का था, लेकिन मेंस रिया अपनी जान बचाने का था। इसलिए कोर्ट ने इस जेन्युइन मिस्टेक को अपराध नहीं माना। ऐसा ही एक केस विलियम सिंह वर्सेस एम्परर भी था, जहां एक इंसान को रात में भूत समझकर मार दिया गया और उसे भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिला। लेकिन ये सारी बातें सुनकर, इन सारे डरावने और अजीब केसेस को देखकर एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। बिल्कुल। क्या कल को कोई भी इंसान कोई भी अजीब सी गलती करके या किसी का भी खून करके ये कह सकता है कि अरे मुझे लगा वो एलियन है या मुझे लगा वो ज़ॉम्बी है, और वो सजा से बच जाएगा? क्या कोई भी बेतुकी कहानी कोर्ट में काम कर जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कानून अपनी बाउंड्रीज सेट करता है। हाँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कोई खुला पास या अपराधियों के लिए कोई लूप होल नहीं है,
गलती का रीजनेबल होना बहुत जरूरी है। बीएनएस का सेक्शन 52, जो पहले आईपीसी 52 था, वो गुड फेथ को बहुत साफ तौर पर डिफाइन करता है। इसके मुताबिक कोई भी काम गुड फेथ में तब तक नहीं माना जाता जब तक कि वो ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ न किया गया हो। इसका मतलब है कि व्यक्ति लापरवाह नहीं हो सकता। कोर्ट ये देखती है कि क्या उस इंसान ने सिचुएशन की सच्चाई जानने की पूरी कोशिश की थी। राइट। अगर एक छोटी सी इंक्वायरी या थोड़ी सी सावधानी से सच पता चल सकता था और फिर भी वो सावधानी नहीं बरती गई, तो कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई आदमी अंधेरे में बिना देखे अपनी बंदूक से गोली चला दे और बाद में कहे कि मुझे लगा वहां कोई जंगली जानवर है। अगर उसने टॉर्च जलाकर देखने की या आवाज देकर पूछने की ड्यू केयर नहीं की, तो कोर्ट उसे इस सेक्शन का कोई फायदा नहीं देगी। गलती सिर्फ जेन्युइन ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस सिचुएशन के हिसाब से तर्क संगत यानी रीजनेबल भी होनी चाहिए। और इसमें एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस भी है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 105। ये क्या कहता है? अगर कोई इंसान कोर्ट में ये दावा करता है कि उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत काम किया है, तो इसे साबित करने की जिम्मेदारी यानी बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस या प्रोसिक्यूशन की नहीं होती। ओहो, मतलब सेक्शन 105 साफ कहता है कि डिफेंस साबित करने का पूरा बर्डन आरोपी पर ही होता है। एग्जैक्टली। कोर्ट शुरुआत में यही मानकर चलती है कि ऐसी कोई मिस्टेक नहीं हुई थी और इंसान ने जानबूझकर क्राइम किया है। तो आरोपी को कोर्ट में सबूतों के साथ ये साबित करना पड़ता है कि उस पल उसके दिमाग में क्या चल रहा था, हालात क्या थे और उसने ड्यू केयर एंड अटेंशन क्यों और कैसे बरता था, जो कि अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है। इसके अलावा इस डिफेंस की एक और बहुत बड़ी लिमिटेशन है जो हमें इंग्लैंड के एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक केस आर वर्सेस प्रिंस से समझ आती है। हाँ, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति जो ओरिजिनल काम कर रहा है वही गैर कानूनी है, तो फिर फैक्ट्स की कोई भी गलतफहमी उसे नहीं बचा सकती। प्रिंस के केस ने इस कानून की एक बहुत बड़ी शर्त को दुनिया के सामने रखा। इस केस में प्रिंस नाम के एक आदमी ने एक लड़की का अपहरण किया और उसे उसके पिता की कस्टडी ही भगा ले गया। और लड़की देखने में 18 साल से बड़ी लगती थी और उसने खुद भी प्रिंस से कहा था कि वो 18 की है। लेकिन असल में वो 16 साल से कम उम्र की थी, जो कि कानूनन एक माइनर थी। जब उस आदमी को पकड़ा गया और उस पर माइनर के अपहरण का केस चला, तो उसने कोर्ट में डिफेंस लिया कि मेरी तो फैक्ट की गलती थी, मुझे लगा वो 18 की है, मैंने गुड फेथ में विश्वास किया, और अगर वो 18 की होती तो उसे साथ ले जाना अपराध नहीं होता। लेकिन कोर्ट ने उसके इस डिफेंस को सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? कोर्ट का लॉजिक ये था कि अगर वो लड़की सच में 18 साल की होती भी, तब भी किसी को उसके माता पिता की मर्जी के बिना भगा ले जाना, एब्डक्शन, नैतिक और कानूनी रूप से एक गलत काम था। I mean, अगर शुरुआती काम ही इलीगल और गलत है, तो फिर तथ्यों की गलत फहमी का डिफेंस वहां काम नहीं आता। बिल्कुल। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का फायदा सिर्फ तभी मिलता है जब व्यक्ति कोई लॉफुल और सही काम कर रहा हो। आप एक गैर कानूनी काम करते हुए किसी फैक्ट की गलती का बहाना नहीं बना सकते। तो अगर हम इन सारे सोर्सेज, केस स्टडीज और लीगल थ्योरीज के इस गहरे एनालिसिस को समराइज करें, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? क्रिमिनल लॉ एक ऐसी मशीन नहीं है जो सिर्फ आउटपुट या एक्शंस को देखकर फैसला सुना दे। वो इंसान की नीयत, उसके मेंटल स्टेट और उस पल की सिचुएशन की गहराई में जाकर सच तलाशने की कोशिश करता है। राइट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कानून के इस विशाल ढांचे में एक बहुत ही जरूरी ढाल है, जो बेगुनाहों को अन्याय से बचाती है। ये स्वीकार करती है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन साथ ही गुड फेथ, ड्यू केयर और रीजनेबलनेस के कड़े फिल्टर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि इस ढाल का इस्तेमाल मुजरिमों द्वारा बचने के लिए ना किया जा सके। बिल्कुल सही। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक पल के लिए एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करते हैं जो शायद आज से कुछ साल बाद हमारी सच्चाई होगी। क्या? देखो, आज तो हम इंसानी दिमाग, उसकी साइकोलॉजी और उसकी गलतियों की बात कर रहे हैं। कोर्ट इंसानी दिमाग को तो किसी तरह एविडेंस से समझ लेती है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में क्या होगा? जब हम धीरे धीरे अपना हर काम, अपनी सिक्योरिटी, अपनी पुलिसिंग, सब कुछ एआई और मशीन लर्निंग को सौंप रहे हैं। एग्जैक्टली। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि अगर कोई मशीन या एल्गोरिथम मिस्टेक ऑफ फैक्ट करता है तो कानून उसे कैसे देखेगा? ये सोचने वाली बात है। मान लीजिए एक पुलिस का एआई फेशियल रिकग्निशन सिस्टम पूरी तरह से गुड फेथ में अपनी प्रोग्रामिंग और डेटा के हिसाब से किसी बेगुनाह नागरिक को एक वांटेड मुजरिम समझ ले, और उस गलतफहमी के आधार पर पुलिस का ड्रोन या ऑटोमेटेड सिस्टम उस पर एक्शन ले ले। तो यहाँ उस गुड फेथ मिस्टेक की लायबिलिटी या जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या उस एआई सिस्टम को दोषी माना जाएगा जिसने गलती की?
या फिर क्या उस सॉफ्टवेयर कोडर को जेल होगी जिसने वो कोड लिखा था, भले ही उसने कोई क्राइम प्लान ना किया हो? या फिर उस पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी जिसने उस मशीन के आउटपुट पे आंख मूंद कर भरोसा किया? यही तो सवाल है। क्रिमिनल लॉ तो मेंस रिया यानी नियत पर चलता है, लेकिन क्या हम किसी मशीन की नियत को परख सकते हैं? ट्रू। जब इंसानी दिमाग का एक्सरे करना इतना मुश्किल है तो एक ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम का एक्सरे हम कैसे करेंगे? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ये कानून एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ा है। ये कानून के दुनिया का अगला सबसे बड़ा, सबसे धुंधला और सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल है, जिसके जवाब शायद हमें बहुत जल्द ढूंढने पड़ेंगे। क्रिमिनल लॉ का विकास कभी रुकता नहीं है और इंसान से लेकर एआई तक का ये सफर इस बात का सबूत है। इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही। इन दिलचस्प सवालों के साथ सोचने के लिए बहुत कुछ है।